दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 1000 साइंस के सीरीज के क्वेश्चनों की नेक्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस का जो महत्व वह कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? PR, P, PH और H। इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा P इसका आंसर होगा। फास्फोरस इसका आंसर होगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप सभी को बताया, फास्फोरस P इसका सिंबल है, अभी बताया। और इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक वेट 31 के आसपास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2, 3s2 और 3p3। ठीक है। और इसके न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन और 15 ही न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी संरचना क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बॉडी सेंट्रेड, क्यूबिक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। घनत्व की SI इकाई क्या है? घनत्व की SI इकाई क्या है? ऑप्शन है किलोग्राम मीटर इनवर्स, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम स्क्वायर मीटर यूनिवर्स क्यूब में। ठीक है, तो घनत्व जो होता है वह D से दर्शाया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है M/V होता है, जहाँ पे M मास और V वॉल्यूम आयतन और द्रव्यमान। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसका निकाल लेंगे। M यानी कि द्रव्यमान तो हो गया kg में, और आयतन हो गया मीटर क्यूब। तो जो इसका आंसर होगा kg मीटर यूनिवर्स क्यूब में। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा, इसको सही कर लिए दोस्त, यहाँ पे यूनिवर्स आएगा माइनस में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्नलिखित में इसका उपयोग किया जाता है? यानी कि कांच में, कांच, साबुन और कागज के उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम डाइऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पोटेशियम नाइट्रेट। इसका क्या आंसर होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका आंसर होगा। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप सभी को पता है Mg का OH का होल्टवाइज, ये हो गया K2NO3, पोटेशियम नाइट्रेट ये CO2। ठीक है, और यदि Na2CO3 को 10H2O कर देंगे तो ये साबुन का सूत्र हो जाएगा। साबुन यानी कि धोने का सोडा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मैंने अभी बताया, MgOH का होल्टवाइज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बर्फ का अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक सूचकांक क्या होता है कि प्रकाश की किरणों को वह कितना उसको अपवर्त कर रहा है, मतलब उसको कितना मोड़ रहा है। प्रकाश की किरणों को कितना वो मोड़ रहा है, जैसे कि एक प्रिज्म है और ये यदि अधिक से अधिक मोड़ रहा है, उसकी प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक मोड़ रहा है, तो उसका अपवर्तनांक होता है। तो उसका यानी कि बर्फ का अपवर्तनांक क्या होगा? और इसका आंसर होगा 1.31। ठीक है, 1.31। चलिए हम देखते हैं कुछ अपवर्तनांक और उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो
इसमें जो क्या होता है कि स्नेल का नियम आप सभी को पता होगा, पता नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का जो नियम होता है वह μ21 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये होता है। ये 2-1 क्या है, तो 2-1 बता देता हूँ। 2-1 जो होता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, ये इसका मीनिंग्स होता है, यानी कि μ21 का, ठीक है। यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रकाश है, प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम कौन सा है, निर्वात में जाता है, निर्वात में जाता है, तो जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक है। यदि प्रकाश की किरण किसी माध्यम से निर्वात वाले माध्यम में जाती है तो उसको सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक है। हम एक तरीके से भी हमको बता देते हैं आपको इस प्रकार से, जैसे कि मैं लिख देता हूं कि μ21, तो इसका फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं हम, यानी कि प्रकाश का हवा में वेग, प्रकाश का हवा में वेग अपॉन प्रकाश का माध्यम में वेग, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं कि μ21 इज इक्वल टू होता है v, हवा में तो एयर, और माध्यम ले लेते हैं यहाँ पे हम जल, तो उसको लिख देंगे VW। तो ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ अपवर्तनांक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह लगभग 1 के बराबर होता है, इसको 1 माना जाता है। बर्फ का अपवर्तनांक अभी मैंने बताया 1.31, जल का अपवर्तनांक 1.33, ठीक है, अल्कोहल 1.36, कैरोसिन 1.44। जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये भी है और अल्कोहल भी है, ठीक है। ये 4 ऊपर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल का अपवर्तनांक 1.33, ठीक है। कैरोसिन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। क्वार्टर्स का आप ध्यान रखिए 1.46, और इनका बेंजीन का भी पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का 1.50 और क्वार्टर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, रहने दो, इसको भी रहने दो। आपको हीरा का याद रखना होगा, हीरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वह हीरे का अपवर्तनांक होता है, याद रखिए, ठीक है। अब अपवर्तनांक किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वे हम इसके अंदर जानेंगे, ठीक है। वो भी हम एक बार जान लेते हैं।
कि अपर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर जो करता है वह करता है माध्यम की प्रकृति, तरंग दैर्घ्य, घनत्व, इन चीजों पर निर्भर करता है। जो अपर्तनांक जो सबसे ज्यादा किसी प्रकाश की किरणों को मोड़ता है वह कौन सा रंग होता है? यानी कि जो बैंगनी जो रंग होता है, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मोड़ता है प्रकाश की किरण को, और सबसे कम जो होता है वो होता है लाल रंग। ठीक है, ये सबसे कम प्रकाश किरणों को मोड़ता है और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश किरणों के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं? मतलब जो प्रकाश की जो किरण होती है उनको 7 भागों में विभक्त कर दिया जाता है, तो उस बैंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बैंड विड्थ और स्पेक्ट्रम। तो जो इसका आंसर होगा स्पेक्ट्रम कहते हैं जिसको, जो ये रंगीन भागों में टूट जाता है। बात करते हैं, देख लीजिए। सॉरी दोस्तों, आज उसकी फोटो नहीं लग पाई स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि वह इस प्रकार से हो जाता है और ये पूरा टूट जाता है। मैं शायद आपको बता भी देता हूं, रुको 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये है स्पेक्ट्रम। ये इस प्रकार 7 भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है विबग्योर इस नाम से, यानी कि ये रेड कलर हो गया और ये बैंगनी कलर हो गया। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस प्रकार से ये विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, रुकिए। तो इस प्रकार से होगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है विबग्योर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल व फाइलोक्विनोन। ये क्विनोन है, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, फाइलोक्विनोन है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा टोकोफेरॉल। ये जो है टोकोफेरॉल। ठीक है, इसको ई जो है इसकी जो कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? इसकी जो ई की बीमारी की कारण क्या है? नपुंसकता आ जाती है शरीर के अंदर, मतलब वो नपुंसक होने का खतरा रहता है, बांझपन। ठीक है, और इसकी पूर्ति के लिए विटामिन ई ज़्यादा बने तो इसके लिए हमको हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां, दूध हो गया, मक्खन, यानी कि दूध, मक्खन, पनीर हो गया, लीवर हो गया,
सोयाबीन, ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लीवर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, पनीर, सोयाबीन और लीवर, ये सब खाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अन्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैल्सीफेरोल, विटामिन के। आप सभी को पता है विटामिन के, विटामिन डी, कैल्सीफेरोल विटामिन डी होता है। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज करिए, ये डी। आप सभी को पता है विटामिन डी सूरजमुखी या फिर सूर्य के द्वारा प्रकाश की किरणों से मिलती है हमें, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेक्टस, सूखा रोग, रिकेक्टस या सूखा रोग बोलते हैं इसको। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे सी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग इसकी वजह से होता है। और फाइलोक्विनोन के, और ये रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अब और इसकी कमी से एक और रोग होता है हैंड्रेज रोग होता है। ठीक है, इसमें तो आप सबको पता है संतरा, यानी कि जो भी खट्टे चीज़ें होती हैं, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सभी के लिए एस्कॉर्बिक एसिड इन सभी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कृषि विज्ञान, प्राणी आचार विज्ञान, पुष्प विज्ञान और मरकटक विज्ञान। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे मरकटक, यानी कि अर्कनोलॉजी। ठीक है, अर्कनोलॉजी। आपको पता है एंथोलॉजी, जो कि मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। पुष्प विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणी आचार, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। एथोलॉजी प्राणी आचार, यानी कि जो भी एनिमल है वो किस प्रकार से बिहेव करता है, उसके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। और कृषि एग्रीकल्चर साइंस, एग्रोनॉमी। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? यानी कि जोड़ी बताना है कि कितने जोड़े होते हैं कुत्ते के अंदर। ऑप्शन है 23, 32, 12 और 39। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 39 जोड़ी। 39 जोड़ी कुत्तों के अंदर होती है और 23 जोड़ी मानव में। ठीक है, और ऐसे कहें तो 46 हो जाएगी, 46 संख्या हो जाएगी, यहाँ पे 78 हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक पिंड इन विभिन्न तरीकों से 3 मीटर की दूरी तक खिसकता है, सबसे अधिक कार्य किस मामले में होगा? जब एक नीचे को जाती समतल सतह पर धक्का दिया जाए, यानी कि समतल पर उसको धक्का दिया जाए। मान लीजिए कि ये एक समतल है और ये एक वस्तु है, इस पे यहाँ से धक्का दिया जाए, उसमें ज़्यादा लगेगा। या फिर उसको कोई वस्तु है, जैसे कि ये कोई वस्तु है, इसको आपने ऐसे ऊपर की तरफ उठाया, इसमें लगेगा। या चिकने रोलर को धक्का लगाना, ये एक सतह है और इस पर आप एक रोलर है, मतलब जैसे कि ऐसे एक रोलर है, उसको आप इस पर सतह पर धक्का दे रहे हैं, उसमें लगेगा। या एक जब समतल सतह पर समांतर दिशा में धक्का दिया जाए, ठीक है, समांतर दिशा में ही धक्का दिया जाए, तो इस सबसे ज़्यादा जो कार्य होगा वह किस स्थिति में होगा? तो जो इसका होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर उठाना। ठीक है, आप उसको ऐसे अद्धर करेंगे ऊपर सीधा, तो ये ऐसे ऊपर करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी या कार्य करना होगा हमको। ठीक है, तो इसके बात करते हैं। ओके, इसके बारे में मैं बता रहा था आपको, जो वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, वो होता है Fs कोस थीटा। ठीक है, Fs कोस थीटा होता है, ये सबको पता है। और यदि हम इस सतह से उस सतह से किसकी ओर उठा रहे हैं, सपोज कि हमको यहाँ उठा रहा है, फिर इस सतह पे उठा रहे हैं, या फिर इसको ऐसे सीधे उठा रहे हैं, तो यदि
इसके सापेक्ष हम एकदम सीधे उठा रहे हैं, तो यहाँ पे कोण जो बनेगा वो थीटा जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। 0 डिग्री बनेगा तो कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो एफ डब्ल्यू बराबर एफ एस, ये इसका मान हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा होता है, कोस में 0 का मान सबसे ज़्यादा 1 होता है, तो सबसे ज़्यादा मान इसी का होगा, तो कार्य सबसे ज़्यादा इसी में करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक कार सीधी सड़क पर एक ही गति से जा रही है, तब कार पर किया गया कार्य असीमित होगा। कार पर किया गया कार्य 0 के बराबर होगा। कार पर किया जाने वाला कार्य गुरुत्वाकर्षण की संभावित ऊर्जा का एक उपाय है, कार पर किया गया कार्य का पता नहीं है। तो यानी कि एक सीधी सड़क पर जा रही है, कार सीधी सड़क पर एक ही गति से जा रही है, तो उसमें कार्य 0 होगा, कार पर किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि इस प्रकार से आप समझ लीजिए, ये एक्चुअल में पिछला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से यदि मैंने बताया था कि यदि कोण इसके अंदर थीटा कोण हो गया और ये डिस्टेंस हो गई यानी कि विस्थापन। अब इस वस्तु को हम इधर की तरफ धकेल रहे हैं, यदि इसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो यहाँ पे जो बनने वाला कोण होगा वो 0 होगा, यानी कि जो थीटा का मान होगा वो 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। और यदि अगर इस प्रकार से धकेल रहे हैं तो एस का जो मान होगा वो यहाँ पे विस्थापन होगा, जैसे कि यहाँ पे डेल्टा डी दे रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उड़ने वाले हवाई जहाज में होती है, उड़ने वाला जहाज है जैसे कि एरोप्लेन, तो उसमें एरोप्लेन में कौन सी ऊर्जा होगी? आपको पता है ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है कि स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये होती है। अब समस्या यह है कि ये उड़ने वाला हवाई जहाज में होती है। अब इसमें दोनों होगी, क्योंकि हवाई जहाज न तो उड़ रहा है वह एक खड़ा हुआ है हवाई जहाज। उसने सिर्फ ये कहा है कि जो उड़ने वाला हवाई जहाज है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें संभावित व गतिज ऊर्जा दोनों होगी। संभावित मतलब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा से है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये होगा mgh, इसका फॉर्मूला होता है इसका हाफ mv²। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा याद करने का मान। और इन दोनों का जो मान होता है वह हमेशा 0 के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान के बढ़ने पर पदार्थ की सघनता सामान्यतः होती है, यानी कि क्या होता है यदि तापमान बढ़ रहा है तो क्या होगा? बढ़त होगी, घटत होगी, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो जो इसका आंसर होगा वो तापमान बढ़ने पर इस पदार्थ की सघनता घटेगी। जैसे कि एक पदार्थ के कण है, ठीक है, यदि इसको हम टेम्परेचर देंगे, यानी कि टेम्परेचर दे देंगे किसी प्रकार का, तो ये कण दूर दूर चले जाएंगे, इस प्रकार से दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर ऐसे फैल जाएंगे और इसकी सघनता घट जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये गति करते हैं, टेम्परेचर देने पर कण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इम्पल्स इसे कहते हैं, ये एक अदिश मात्रा है, एक सदिश मात्रा है, न तो ये स्केलर और न ही वेक्टर, कभी एक स्केलर और कभी एक वेक्टर होती है। क्या आंसर होगा इसका? इम्पल्स का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा वह एक सदिश मात्रा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पल्स की, या आवेग, इसको बोलते हैं आवेग के बारे में बात करते हैं हम।
आवेग 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 इक्वल टू होता है बल इंटू समय अंतराल, ठीक है। और इसी में क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब इसका जो आप सभी को पता है, इसका जो मात्रक तो हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड, ठीक है। न्यूटन इंटू सेकेंड इसका आंसर, क्योंकि बल इंटू समय अंतराल, और समय किसमें लिया जाता है, सेकंड के अंदर, ठीक है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इसकी जो दिशा होती है, आपको पता है ये सदिश राशि है, तो इसका मतलब इसमें दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा होगी बल की दिशा के मतलब उसके समांतर होगी, मतलब जिस दिशा में बल की दिशा है उसी दिशा में इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा होगी बल की दिशा में, ठीक है, बल की दिशा में इसकी दिशा होगी। अब बात करते हैं कि इम्पल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है हमारे दैनिक जीवन में। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है, यानी कि कोई बल्ला जो होता है, बल्ला या बल्ले के द्वारा गेंद को दूर भेजना, ठीक है। दूसरा होगा वो ये होगा हथौड़े से कील ठोकना, हथौड़े से कील ठोकना, ठीक है। तीसरा जो हो जाएगा वो होगा गेंद का कैच करना, गेंद का कैच करना, यानी कि हथौड़े से कील ठोकेंगे या गेंद को हम कैच करेंगे तो उसके अंदर आवेग उत्पन्न होगा, ठीक है, या आवेग को हमें उत्पन्न करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक लंबी कूद वाला कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि वह लंबी दूरी तय करता है, वह गति संरक्षण पर ध्यान देता है, वह दौड़कर ऊर्जा अर्जित करता है, वह गति पकड़ता है, इसका आंसर होगा वह गति पकड़ता है, ठीक है। वह लंबी दूर कूदता है तब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब पानी को 0 डिग्री से पर गर्म किया जाता है तो उसका वॉल्यूम होगा, 0 डिग्री पर उसको गर्म किया जाता है तब उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वही बना रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या 4 डिग्री तक कम होगा, तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता रहेगा। ये जब तक कि पानी का 4 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तब उसका जो वॉल्यूम है वह कम होता रहेगा, फिर उसके बाद में बढ़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक फोटोसेल प्रकाश की ऊर्जा को बदल देता है, फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को बदल देता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज करी थी और इसी के लिए इनको 1905 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में भी। ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये सूर्य की प्रकाश की किरण जब कैथोड पर पड़ती है, कैथोड एक छड़ है उस पर पड़ती है तो कण उस वहाँ से यानी इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड से एनोड की तरफ गमन करने लग जाते हैं, ऐसे इस प्रकार से गमन करने लग जाते हैं। ये एक वैक्यूम है, मतलब पूरी तरीके से बंद है, हम किसी प्रकार का मान सकते हैं, ये पूरी तरीके से बंद है। अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ से एंटर करती है, ये कांच का ले लेते हैं और इसे प्रकाश की किरण ऊपर से गुजार देते हैं और यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं और उसे हम पता लग जाता है कि लाइट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं और इससे हम धारा का मान याद कर लेते हैं, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इससे क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस जो ऊर्जा वो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह इसी के कारण होती है, फोटो इलेक्ट्रिक। जो सौर ऊर्जा आज हम यूज कर रहे हैं आइंस्टीन की देन है, आइंस्टीन ने बहुत पहले इसका
फॉर्मेशन जो इसकी आविष्कार हो पहले ही कर दिया था, खोज। ठीक है, ये देख लीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे गमन करने लग जाते हैं, यानी कि माइनस पर, इनकी कैथोड पर जब प्रकाश किरण गुजरती है, प्रकाश किरण इस पर पड़ती है, तब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं और एनोड की तरफ गमन करने जाते हैं। और यहाँ पे एमीटर के माध्यम से हम पता लगा देते हैं कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। और बैटरी चार्ज करते हैं, इससे बैटरी चार्ज कर लेते हैं, या किसी भी प्रकार का बल्ब जोड़ना होता है हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से किन क्रियाकलापों से एक चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है? यानी कि ये 3 घटनाएं हैं, 1, 2 और ये 3। अब इन तीनों में किसके कारण चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है? पीटने से, गर्म करने पर, या बक्से में रखने पर? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पीटना और गर्म करने से, यानी कि ऑप्शन में हम देखेंगे ए व बी। ए व बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि उसको हम पीटेंगे, मतलब उसको थोड़े से मार मार के उसके मतलब बारीक कणों में तोड़ देंगे, या फिर उसे हम गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सूक्ष्मजीव जो कि सामान्य तौर पर बडिंग या नवोदित से अस्वाभाविक पुनरुत्पादन करते हैं, यानी कि कौन सा है जो ये सामान्य तौर पर या बडिंग के स्वभाव से पुनरुत्पादन करता है? तो वो है हाइड्रा व खमीर। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा और खमीर के, यानी खमीर इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि जो ये पुनरुत्पादन करते हैं, ये प्रजनन करते हैं, ये बडिंग के माध्यम से करते हैं। बडिंग क्या होता है? बडिंग मुकुलन होता है, मुकुलन। ठीक है, इसके माध्यम से प्रजनन करते हैं हाइड्रा और खमीर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देख लीजिए चित्र हाइड्रा का, इस प्रकार से हाइड्रा का चित्र होता है। आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी होगी, तो उसमें इसी प्रकार के जो उसमें पायरेट्स होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। ये देख लीजिए, ये इसके पार्ट्स होते हैं, ओवेरी, बर्ड और पेंटिकल, बेसल डिस्क जिसमें होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ओवेरी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन में लोहे के रूप में मौजूद होता है। आपको बताना है हीमोग्लोबिन में लोहे के रूप में होता है अनआयनीकृत परमाणु, केवल फेरिक आयन, केवल फेरस आयन, या ऑक्सीजन की दिशा पर निर्भर फेरिक या फेरस आयन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर? जो इसका आंसर होगा वो होगा फेरस आयन। ठीक है, केवल फेरस आयन। आपको पता है Fe आयरन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महिलाओं में रजोवर्ती वह चरण होता है जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है, यौनारंभ होता है, मासिक चक्र रुक जाता है और प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, या प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है। जाति कोई नहीं है, प्रजनन क्षमता क्षीण नहीं होती, इसमें कम हो जाती है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ये, मासिक चक्र रुक जाता है और प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है, रजोवर्ती। ठीक है, रजोवर्ती जो होती है वो 45 से 50 के बीच में होती है। ठीक है, इनकी 45 ईयर से 50 साल के बीच में रजोवर्ती का जो चरण होता है वो आ जाता है, जहाँ पर ये मासिक चक्र रुक जाता है और प्रजनन क्षमता क्षीण होने लगती है, यानी कम होने लगती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंसुलिन का निर्माण करता है। इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? आपको पता होगा इंसुलिन पैंक्रियाज से रिलीज होता है। ये सभी तो आपको आता होगा। पैंक्रियाज इंसुलिन से निर्माण होता है, और जो पैंक्रियाज के अंदर जो होता है वह लैंगरहैंस दीपिका होती है। ठीक है, लैंगरहैंस दीपिका होती है, और लैंगरहैंस दीपिका के अंदर ही बीटा कोशिकाएं होती हैं, और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, ये बीटा कोशिका होती है। अब बात करते हैं हम बीटा कोशिकाओं। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, उन तीनों के बारे में बात करते हैं। पहले तो अग्नाशय, आप सभी को पता है अग्नाशय के बारे में मैं बहुत मल्टीपल टाइम इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, ये दूसरी
सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। ये मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब ये एंजाइम व हार्मोन दोनों प्रोड्यूस करती है। हार्मोन तो आपने देख लिया, हार्मोन और एंजाइम ये अग्नाशयी रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, ये रिलीज करती है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए इसके बारे में। यह एक यू आकार होता है, आकार जो होता है इसका यू आकार होता है, और रंग जो होता है वह पीला होता है, ठीक है। अब जो पार्ट होते हैं इसमें, जो इसके पार्ट होते हैं वे लैंगरहैंस दीपिका होती है, यानी कि लैंगरहैंस दीपिका। और इन लैंगरहैंस दीपिकाओं के अंदर 3 इनकी अल्फा, बीटा और गामा 3 कोशिकाएं होती हैं, यानी कि 3 सेल होती हैं, ये और ये, ठीक है, ये तीनों होती है। अब बात करते हैं कि बीटा कोशिका तो आपने बता दिया, इंसुलिन, ठीक है। और अल्फा सेल के द्वारा क्या होता है, इसका होता है ग्लूकेगोन, सोमेटोस्टेरिन, जिसमें जो होता है वो सोमेटोस्टेरिन, ठीक है, ये इसका इस प्रकार से होता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा सेल के द्वारा जो होता है वह इंसुलिन का निर्माण होता है, अल्फा सेल का निर्माण ग्लूकेगोन का निर्माण होता है, और गामा सेल के द्वारा सोमेटोस्टेरिन का निर्माण होता है, ठीक है। आइए हम इसके चित्र के माध्यम से आपको बता देते हैं। देखिए ये तो होता है अमाशय, पित्ताशय, और ये इनकी जो पार्ट होते हैं ये होता है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, ये पैंक्रियाज होता है, ठीक है। ये पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है। अब बात करते हैं इस प्रकार से। देखिए ये दीपिकाएं होती है, छोटी छोटी द्वीप, तो आपको पता ही होगा, द्वीप आइसलैंड बोलते हैं इसको। इसी प्रकार से इस पर भी छोटे छोटे आइसलैंड होते हैं, इनके द्वीप होते हैं, लैंगरहैंस द्वीप बोलते हैं जिसे, ये, ठीक, छोटे छोटे आइलैंड्स इन विवो, आइलैंड्स एंड एक्स विवो, ठीक है। इसमें देख लीजिए बीटा सेल्स, प्रोगेनिटर आइडेंटिटी, ठीक है, ये लिख रहा ह्यूमन पैंक्रियाज, और इसी के अंदर अल्फा, बीटा और गामा 3 सेल होते हैं। तो ये ग्लूकेगोन, ये इंसुलिन और सोमेटोस्टेरिन, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, इसे हम पित्ताशय बोलते हैं, ठीक। ये हो गया पैंक्रियाज, डोडेनम, ये नीचे का पार्ट, लीवर ये हो गया, स्टेमस ये हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे क्या होती है, ये मल्टीपल्स, आपको मैंने बहुत बार बताया इसके बारे में, यह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ठीक है। विद्युत वाहक बल दर्शाता है EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसी के अंदर विद्युत वाहक बल होता है। तो विद्युत वाहक बल दर्शाता है प्रति इकाई आवेश ऊर्जा को विद्युत वाहक बल दर्शाता है, प्रति इकाई आवेश ऊर्जा को विद्युत वाहक बल दर्शाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। WAN का असंचित रूप है, इसका WAN का क्या फुल फॉर्म होगा, जो कि बहुत टाइम, मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है NTPC के एग्जाम के अंदर। आप सभी को पता है 2021 के अंदर एग्जाम लगी थी, उनके अंदर ये बहुत मल्टीपल टाइम पूछ चुके हैं। WAN भी पूछ सकता है, VPN होता है, VAN होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो जो इसका आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। ये तो लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा होते हैं, और ये फिर उसके बाद में अगर ये जोड़ने होते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। आप सभी को पता है कि ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोबार है, आइसोबार, उसके अंदर 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए ये प्रोटियम आइसोटॉप, सॉरी इसको आइसोबार नहीं, ये आइसोबार संभारिक हो गया, संभारिक, ठीक है। और आइसोटॉप्स जो हो गया वो हो गया समस्थानिक, ठीक है। ये देख लीजिए ये आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स जिसके अंदर इस प्रकार से ये होते हैं। यहाँ पे एक प्रोटॉन होता है, मात्र एक प्रोटॉन। वो यहाँ पे जो परमाणु क्रमांक होता है इसका एक होता है। यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यानी कि एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में भी। ये देख लीजिए इस प्रकार से ये होते हैं। यहाँ पे मात्र और मात्र एक प्रोटॉन होता है, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, यानी कि इसे ट्राइटियम कहते हैं। यानी कि तीन चीज़ें होती हैं जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसे हम प्रोटियम भी बोलते हैं। इसको लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रोटियम। प्रोटियम भी इसको बोलते हैं, यहाँ इसका हाइड्रोजन 1 या प्रोटियम बोलते हैं, ठीक है। फास्फोरस तथा नाइट्रोजन आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों की उदाहरण है? यानी कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धियां होती है हाइड्रोजन व फास्फोरस के अंदर? तो ये पोषक तत्व हैं, ठीक है, और वाहित मल के द्वारा निकाल दिए जाते हैं। लीवर के द्वारा इसको, लीवर जो होता है वो इनको बाहर निकाल देता है। देखते हैं अगला, ये सब पोषक तत्व होते हैं। देखते हैं अगला, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? आवर्त सारणी जो दी गई थी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है ओटो ब्लाथी, योनहेस कैम्पलर, डेमित्री मेंडलीफ या माइकल फैराडे। तो इसका आंसर होगा डेमित्री मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी दी गई थी। चलिए देखते हैं आवर्त सारणी। ये तो हो गई मोजले के द्वारा दी गई आवर्त सारणी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच हमारे यूट्यूब चैनल मराठा अकेडमी पर यह वीडियो देखने के लिए। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।